अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर व खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को, और साथ ही साथ मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं वीडियो के आखिर में। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स भी हो जाएं, और ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कराओ और उन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर एक और वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप बोलते हो वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटी आएगी वो भी वेक्टर ही होगी, तो ऐसी चीज़ को आप बोलते हो वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको ज़रा इधर समझ लो, इस डेफिनेशन को ज़रा लिख के देख लो। ये आपके पास है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको आपने मल्टीप्लाई कराया दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, और दोनों को मल्टीप्लाई करने की वजह से एक सी क्वांटिटी आई, और ये सी क्वांटिटी जो आई ये भी एक वेक्टर ही आया। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप बोलते हो वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ गए। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है कि जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कराओ और उसका आंसर भी एक वेक्टर ही क्वांटिटी बने, तो ये आपके पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हो। अब क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और जो तीसरी क्वांटिटी भी आती है वो भी परपेंडिकुलर आती है इन दोनों के। अब इसको ज़रा डिटेल में जो है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी ये चीज़ तो मैंने आपको लिख दी, अब आप इसको देखो कि ये आएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा जो चीज़ है, ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने इसको ज़रा खोल के लिख दिया ना कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ये एन क्या है, ये एन आपके पास यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन को यहाँ से समझते हैं, और सबसे पहले मैं बना के दिखाता हूँ। आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वो वेक्टर क्वांटिटी थी आपके पास ए। ज़रा गौर से देखिएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी थी आपके पास बी। अच्छा, याद रखना वेक्टर प्रोडक्ट में हेड टू टेल रूल नहीं लगेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक वेक्टर की हेड को आप दूसरे वेक्टर की टेल पे लग रहे हो, नहीं, बल्कि दोनों वेक्टर्स को आप आपस में परपेंडिकुलरली बनाओगे और साथ ही साथ उन दोनों की टेल को आपस में मिलाओगे। ये बात बड़ा याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, याद रखना, आपको शायद लग रहा हो कि इसके दरमियान कोई एंगल बन रहा है। बेशक एंगल बन रहा है, लेकिन ए और बी के दरमियान एंगल 90 का है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा ए और बी के दरमियान एंगल 90 का बनाऊंगा। अब बोट 3D नहीं है, तो इसीलिए वो 90 का एंगल शो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये जो तीसरी क्वांटिटी बन रही है ना, ये भी 90 के एंगल पर है। तो ए बी सी ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये आ गई आपकी सी क्वांटिटी। आप जा रहे हो यहाँ से यहाँ, आपने क्या किया, आपके पास एक क्वांटिटी थी ए, एक क्वांटिटी थी आपके पास ए, दूसरी क्वांटिटी थी आपके पास बी। उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कराया, आपके पास आई सी क्वांटिटी। और सी क्वांटिटी कैसे आई, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और वो इक्वल टू सी। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी, देखो यहाँ पर मैंने उसको बता दिया। इसको यहाँ मैंने वेक्टर प्रोडक्ट लिखा था, आप इसे चाहो तो पेपर में क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। पेपर में ये सवाल भी किया जा सकता है, डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। अगर इसकी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए कह दें तो वो बिल्कुल ऐसे ही ड्राइव हो जाएगी कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर सी वेक्टर बना लिया। बात समझ आ गई। अब इसकी डेफिनेशन ज़रा बुक से मुताबिक देख लो जो कि बराबर में चल रही है। व्हेन टू परपेंडिकुलर वेक्टर, मैं क्या कह रहा था बार बार कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 का बनेगा, यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। इसीलिए इन्होंने कहा है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, याद रखना, अगर ए और बी इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर ना भी हो, लेकिन जब आप साइन थीटा लोगे और कोई एंगल रखोगे तो वो 90 का बना देगा उन दोनों वेक्टर्स को आपस में, जैसे कि पैरेलल की कंडीशन में होता है। याद रहेगी ना बात? जी इंशाल्लाह याद रहेगी कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, ए और बी वेक्टर, और उन्हें जब आप मल्टीप्लाई करो तो उनका एक रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी। वो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या है, ये हमारे पास सी। ठीक है, और वो खुद क्वांटिटी भी वेक्टर बन जाए, यानी वो क्वांटिटी जो आ रही है इन दोनों की वजह से वो भी सी है।
और वो सी भी वेक्टर है, तो इस चीज़ को आप बोलोगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये बात आप बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गई। पत्ती और चीनी मिलाते हो तो एक तीसरी चीज़ बनती है जिसे आप चाय कहते हो। समझ लो ए पत्ती है और बी चीनी है। अब आप बोलोगे सर वो दूध कहाँ गया? कावा बना रहे हैं हम, ठीक है, कावा बना रहे हैं। तो ए और बी हमने मिलाया तो हमारे पास सी कावा बन गया। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना कि कैसे ए और बी मिलाने से सी बन रहा है? नहीं होगी इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ। ये बात ज़रा अपने पास लिख लो और समझ लो। एक चीज़ और लिख लो कि सी ए, और ये चलो इसको एक तरतीब से लिख लो कि ए बी और सी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब 2D बोर्ड पर तीनों को एक साथ परपेंडिकुलर बना के दिखाना नामुमकिन है, क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशन है। बोर्ड में एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस नहीं है हमारे पास, जो कि अंदर की तरफ होता है। तो इसको ऐसे समझ लो, ये आपके पास ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर, ठीक है, ये आपके पास बी वेक्टर, और इस तरह से एक और वेक्टर आ गया सी वेक्टर। देखो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर, और बाकी देखो ये जो मेरा हाथ है ये सी वेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर। या इसको ऐसा कर लो कि ये उंगली जो फिगर है मेरी ए वेक्टर, ये मोबाइल मेरा बी वेक्टर, और ये तीसरा जो पेन आ रहा है जो कि आपको रॉकेट लग रहा होगा ये सी वेक्टर। ठीक है, तो समझ गए ना, बात बहुत आसान था। तो ये बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऐसे समझा दिया। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरीके से। अब राइट हैंड रूल का ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लो। राइट हैंड रूल मैं यहाँ पे लिख दूँ कि राइट हैंड रूल कैसे यहाँ पर हमारे पास काम करता है। इसे थंब रूल भी कहा जा रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है। तो अभी हम राइट हैंड रूल समझ लेते हैं कि राइट थंब रूल या राइट हैंड रूल इसे आप कह सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ, बल्कि मैंने पढ़ ही दिया ये पूरा का पूरा। आपको मैं उम्मीद करता हूँ बात जो है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, मैंने इसकी ना डेरिवेशन भी करानी है थोड़ी बहुत आपको, वो भी ज़रा देख लेना। ठीक है, तो राइट हैंड रूल लिख लो। राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल देख लो किस तरह से होता है। अब इसको ज़रा समझो। आपका हाथ ये आपके काम आएगा इसमें। राइट हैंड का मतलब है सीधा हाथ इस्तेमाल करिएगा, लेफ़्ट नहीं करिएगा। तो ये मेरा सीधा हाथ है। अब ये कैसे होगा समझ लो। ये थंब मेरे पास सी वेक्टर है, इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये थंब मेरे पास मेरा सी वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट है। ये फिंगर मेरे पास, ये वाली फिंगर मेरे पास मेरा ए वेक्टर है, ए वेक्टर है। ये थंब मेरा सी वेक्टर है, ये वाली फिंगर मेरा ए वेक्टर है। अब जिस डायरेक्शन में मेरा ये 3 फिंगर मुड़ रही हैं वो डायरेक्शन मेरी बी वेक्टर की है। ठीक है, वो डायरेक्शन मेरी बी वेक्टर की। तो ये ऐसे आ गई, देख रहे हो, तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सी बी सी के परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, अब जिस डायरेक्शन में ये फिंगर घूमेंगी उस डायरेक्शन में हमारे पास सी वेक्टर आएगा। इस डायरेक्शन में घूम रही है तो सी वेक्टर क्या है? अपवर्ड है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ उस डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो मुझे हाथ उल्टा करने पड़ जाएगा। यानी ये बात प्रूफ हो रही है कि आपके पास जो ये सी वेक्टर आ रहा है, अगर बी वेक्टर इस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हो तो आपके पास ये सी वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो सी वेक्टर नीचे हो जाएगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा। अब वो कम्यूटेटिव लॉ अभी प्रॉपर्टीज़ में आएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा और चीज़ें समझा देता हूँ। राइट हैंड रूल ज़रा देख लो। हंसना नहीं भाई, कोई हंसना मत, पहले ही बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। ये थंब है, ये किसी अच्छे से इंसान की फिंगर बना दी मैंने। ठीक है, ठीक है, ये मेरा हाथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में थंब है वो सी वेक्टर, जिस डायरेक्शन में आपके पास ये मिडल फिंगर है, ठीक है, जिसे आप इंडेक्स फिंगर भी कहते हो, वो ए वेक्टर, और जिस डायरेक्शन में ये तीनों फिंगर मुड़ेंगी उस डायरेक्शन में आपका आ गया बी वेक्टर। अब मैं बताओ इसको कैसे बना के दिखाऊं कि आपके पास फिंगर मुड़ रही है। तो ये मैं एरो बना रहा हूँ। ठीक है, इस एरो का मतलब क्या है कि फिंगर इस तरफ मुड़ रही है। सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। अच्छा, ये क्यों राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हो? सी वेक्टर की डायरेक्शन पता करने के लिए कि वेक्टर ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। ठीक है, अब इसको इस तरह समझो कि ये नॉर्मल लाइफ में कहाँ पर होता है। आप एक नट खोल रहे हो, ठीक है, आप एक नट खोल रहे हो, ये आपका एक नट आ गया। ठीक है, ये आप एक नट खोलने की कोशिश कर रहे हो।
नट तो नहीं लग रहा है, ये कहीं से भी कुछ और ही लग रहा है। ठीक है, ये आप एक नट खोल रहे हो, थोड़ा इसको सही बनाते हैं नट को। ठीक है, हाँ अब सही है। ठीक है, ये आप एक नट खोलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये आपका एक नट बन गया। अब इस नट पे आप क्या लगाते हो, पाना लगाते हो, है ना, पाना लगाते हो। इस नट पे आप पाना लगा देते हो। ठीक है, पाने के थोड़ा सा मुंह छोटा बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, ये आपने पाना लगाया। अब यहाँ पर आप फोर्स लगाते हो, है ना। देखो भाई, ये समझ लो पाना है, नट पे मैंने लगा दिया और फोर्स लगा के मैं यूं यूं करता हूँ। फोर्स और पाना एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरह करता हूँ ना मैं, परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब सी वेक्टर यानी कि जो आप नट खोल रहे हो वो बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ आएगा, आपका ये राइट हैंड रूल वो चीज़ आपको बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाना लगाया, ठीक है, पाना लगाया और इस तरफ घुमाना शुरू किया, यानी आप अंदर की तरफ कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपका जो नट है वो बाहर की तरफ आएगा। अब आपने पाना लगाया, ऊपर की तरफ करना शुरू कर दिया, यानी आप अंदर की तरफ घुमा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका नट अंदर की तरफ दबेगा, अंदर की तरफ बंद हो जाएगा। तो नट की एग्जाम्पल से ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। स्क्रू से समझ नहीं आएगा, स्क्रू में ये नहीं होता। ठीक है, स्क्रू में आप जो है वो फोर्स यूं करके लगा रहे होते हो, तो उसमें वो थोड़ा अलग सिस्टम होता है। तो नट से आप ये समझ सकते हो कि सी यानी बाहर आएगा नट या अंदर जाएगा नट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इसकी। करेक्टरिस्टिक, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, खसूसियत या उसकी जो अहमियत, अहमियत तो नहीं, खसूसियत ही कह लो, कि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें पाई जा रही होती हैं, क्या क्या खसूसियत है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पत्ती है, पत्ती की क्या क्या खसूसियत होती है कि भाई वो ब्लैक कलर में आ रही होती है, ब्राउनिश कलर होता है, पत्ती थोड़ी सी जो है वो कड़वाहट वाली होती है, उससे चाय बन सकती है, उसकी खसूसियत है ना। इसी तरह से इस वेक्टर प्रोडक्ट की क्या खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस खसूसियत को समझो ज़रा मेरे साथ मिलकर। खसूसियत क्या है इसकी, सबसे पहले तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, कम्यूटेटिव बाकी लॉज को ओबे करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे नहीं करेगा। क्यों, अभी ज़रा समझो कि आपके पास A क्रॉस B जो है वो बराबर होता है माइनस B क्रॉस A के। तो A क्रॉस B लोगे वो पॉजिटिव में आएगा, B क्रॉस A लोगे वो नेगेटिव में आएगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है ज़रा ये देखो, आप इस चीज़ को याद रखना। ये A क्रॉस B बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, A क्रॉस B है ये मेरे पास। अब मैं बनाता हूं B क्रॉस A, ये बनाया B क्रॉस A। अब A वेक्टर तो अपनी जगह पे ही रहेगा, इस तरह B वेक्टर भी अपनी जगह पे ही रहेगा, वो भी जगह नहीं बदल रहा, और C वेक्टर भी आ रहा है लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये हुआ क्यों, पहले आप B से A जा रहे थे, है ना, B से, देखो ये जो मैंने एरो बनाया था ना, ये मैंने इसलिए बनाया था कि मैं ये बता सकूं मैं किससे किस तरफ जा रहा हूं। तो पहले मैं B से A की तरफ जा रहा था, तो इसलिए मेरा C वेक्टर अपवर्ड आ रहा था, लेकिन अब मैं A से B की तरफ आ रहा हूं, तो इसीलिए मेरा जो वेक्टर है वो कह रहा है कि अब हम डाउनवर्ड की तरफ आएंगे, अब जो C है वो आपका डाउनवर्ड आएगा। तो ये चीज़ इसी को बता रहा है कि अगर आप A से B जाओगे तो C पॉजिटिव आएगा, B से A जाओगे तो C नेगेटिव आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C इक्वल टू नेगेटिव C। क्यों, क्योंकि A क्रॉस B किसके बराबर है, C के बराबर है। वेक्टर, वेक्टर नंबर माइनस हो जाएंगे मेरे भी और आपके भी अगर वेक्टर नहीं बताया। समझ गए ना बात। ये A क्रॉस B था, मैंने यहाँ लिखा भी है। ये क्या है आपके पास, अभी जो बनाया मैंने B क्रॉस A, C, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने जो है वो बड़ा ध्यान रखना होगा। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये आपके पास आएगा नेगेटिव में C, नेगेटिव में C, ठीक है। कहाँ से किस तरफ आ रहे हो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये कम्यूटेटिव लॉ को तो ओबे नहीं कर रहा, ये बात तो समझ में आ गई आपको। कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, नॉट ओबे लिख लो, कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करेगा। यहाँ लिख लो नॉट ओबे, ओबे का मतलब फॉलो करना। बहुत छोटा लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ओबे। अच्छा,
ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करेगा, ये दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करेगा और एसोसिएटिव भी ओबे करेगा। सिर्फ कम्यूटेटिव ओबे नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव दोनों की दोनों ये ओबे कर लेगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पर एक चीज़ का शक हो रहा है कि हम शायद एक गलती कर रहे हैं। ए क्रॉस बी लिखा है हमने तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, बी क्रॉस सी लिखा डायरेक्शन नीचे की तरफ। हाँ सही है, डायरेक्शन आई थिंक सही है हमारी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ होना चाहिए था, ये नीचे की तरफ, क्योंकि हम बी से सी ए जा रहे हैं ना, तो ए पहले बी। सही है, ठीक है, सही लिखा, कोई मसला नहीं, चल जाएगा। तो मेरी बात समझ गए ना। अब आ जाओ एसोसिएटिव लॉ को समझ लो। एसोसिएटिव का मतलब तो आपको पता है, एसोसिएटिव लॉ हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपके पास कि ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी करो और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले ए को लिख लो और फिर बी क्रॉस सी करो। ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, वेक्टर फॉर्म अभी मैं इसकी बनाऊंगा। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ये वेक्टर प्रोडक्ट जब ही करेगा जब तीन में से एक क्वांटिटी स्केलर हो, ठीक है, स्केलर यानी m, याद रखना स्केलर। एसोसिएटिव लॉ कब ओबे करेगा? जब तीन में से एक क्वांटिटी स्केलर हो। तीनों क्वांटिटी अगर वेक्टर बना दी तो भी एसोसिएटिव लॉ ओबे नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। अब ओबे किस तरह करेगा? ये इस तरह करेगा कि अब स्केलर है तो क्रॉस तो लेना नहीं पड़ेगा, सिंपल मल्टीप्लाई। ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई था, याद रखना, ठीक है। m मल्टीप्लाई बाय a, उसको क्रॉस कर लो b के साथ, सेम आंसर आएगा। या फिर m मल्टीप्लाई बाय a क्रॉस b, सेम आंसर आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ कब ओबे होगा? जब आपके पास जो है दो में से एक क्वांटिटी, तीन में से एक क्वांटिटी स्केलर हो, स्केलर। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। m स्केलर है। अगर तीनों को मैं स्केलर बना, तीनों को मैं वेक्टर बना दूंगा तो ये एसोसिएटिव लॉ भी ओबे नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन है। ये मैं देखिए चाह रहा था कि ये है किस तरह से, ये एडिशन के लिए, एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ एडिशन के लिए। अब ये है क्या कि आपके पास एक ए वेक्टर है और वो प्रोडक्ट, अब वो ए वेक्टर है जो कि वेक्टर प्रोडक्ट होता है बी प्लस सी के साथ। तो आपका क्या बनेगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये आपका जो है वो आएगा। तो याद रखना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। ओबे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ओबे यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं, ओबे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा था नॉट ओबे, ये ओबे, ये ओबे। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है क्या होता है कि एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो पूरे ब्रैकेट के साथ, तो जब एक क्रॉस को मल्टीप्लाई कराओगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आएगा आपके पास। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा। अच्छा, एक हमसे गलती हो रही है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो आपको ये एरो हेड ज़रूर बनाने हो, एरो हेड बोल रहा हूँ, ये एरो ज़रूर बनाना होगा ताकि किसी को भी समझना। एम पे क्यों नहीं बनाया? एम स्केलर क्वांटिटी है, और ऊपर वाली जितनी भी क्वांटिटीज़ थी वो वेक्टर नहीं थी, वो सिर्फ मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी। तो इस जनरल फॉर्म को ऐसे बना लो ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ए बी सी तो स्मॉल ही है, ए सी स्मॉल है, कैपिटल है, बताना मुश्किल है भाई, बी। चलो, समझ आ गई आप लोगों को बात। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अब चौथी बात याद रखना, अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 का है तो आपके पास जो प्रोडक्ट सी वेक्टर आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। बात रही, याद रहेगी ना ये बात? मैं समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर एंगल आपके पास 90 का है, क्या लिखा हुआ है यहाँ? कहते हैं ना, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है ये बताता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। देखो, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी यानी प्रोडक्ट बेसिकली, तो आपके पास क्या आएगा? ए बी साइन थीटा है ना, और
n क्या है, यूनिट वेक्टर। अब आपके पास एंगल 90 है, साइन 90 है आपके पास, साइन 90 आपके पास क्या आता है। मैं एक बात आप लोगों को बोलूं, देखें अगर ज़िंदगी में ना कोई आप लोगों को परेशान कर रहा है, आपको कोई काम नहीं करने दे रहा, आपको कोई मेहनत नहीं करने दे रहा, तो फिर आपने मेहनत नहीं छोड़नी। अगर आपको कोई लोग तंग कर रहा है ना मेहनत करने से, आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहे, तो आपने अब ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप आगे बढ़ें। कभी किसी के परेशान करने से, शोर करने से, तंग करने से, गालम गलोच करने से आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मेहनत करनी है, ठीक है। आपके दोस्त अगर बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो क्योंकि कल आपका पेपर है, तो इसीलिए बाहर खेलने नहीं चले जाना कि भाई वो तो खेलना है मैं भी तो खेलता हूँ, नहीं, वो दोस्त आपके अलग हैं, ठीक है। आपने पढ़ना है, उनकी ज़िंदगी अलग है, आपकी ज़िंदगी अलग है। दोस्त कामयाब होंगे इसका मतलब ये नहीं आप कामयाब हो गए, जब आप कामयाब होगे तो ही आप कामयाब कहलाओगे। आपके दोस्त के बैंक में अगर 50 लाख होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बैंक में भी 50 लाख आ गए, वो नहीं, वो उसके बैंक में है, आपके नहीं है। तो आपकी कामयाबी आपकी है, याद रखिएगा, हमेशा मेहनत करनी है, कभी किसी को देखकर मेहनत छोड़ना नहीं है। और मुश्किलात आती हैं हर किसी के दौर में, साइन 91 के बराबर होता है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों ने मेहनत करनी है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये आ गया आपका। अच्छा, तो ये क्या आ गया आपके पास, देखो मैक्सिमम ए बी आ रहा है, ठीक है। तो ये बात साबित हो गई ना कि 90 का अगर एंगल आ रहा है तो साइन थीटा वो 1 दे देगा, तो मैक्सिमम आपके पास जो है वो आपका ए बी आ जाएगा। अब पांचवी बात, एंगल अगर 0 है या 180 है तो कॉस और साइन 180 या 0 दोनों ही 0 होते हैं आपके पास। तो इसीलिए अगर एंगल दोनों वेक्टर्स के दरमियान ऐसे आ जाए, पैरेलल आ जाए, या 0 का एंगल आ जाए, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर 0 आएंगे आपके पास। यही बात आपको अगले पॉइंट में लिख के दी हुई है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज नल वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर है। कैसे नल वेक्टर है ज़रा देखो, यही चीज़ उठा लो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैलकुलेटर से भी प्रूफ हो सकता है ये, ठीक है, ए क्रॉस बी साइन थीटा, ठीक है। अब एंगल में चाहे तो 0 रखो या 180 रखो, आपके पास ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी आपके पास आएगा 0, क्योंकि साइन 0 आपके पास 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, लेकिन साइन 0 आपके पास 0 होता है। ये देख लो 0 आ गया आपके पास, नल यूनिट वेक्टर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है ना, तो वो भी 0 हो गई, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या कहते हैं, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वरना नीचे वाली चीज़ समझ नहीं आएगी आपको छठा पॉइंट कहते हैं। ये छठा पॉइंट में याद रखना कि आई क्रॉस आई 0 होता है, ठीक है, और इसी तरह से जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है। देखो वो आप अगर डॉट प्रोडक्ट है ना वो अलग चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल अलग चीज़ है, तो इसलिए वो उसको यहाँ नहीं लगाइएगा। देखो अब ये ऐसा होता क्यों है, ये मैं बना के भी बताता हूँ। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस क्रॉस के इक्वल टू 0, ये तीनों चीज़ें 0 देंगी आपको। जब भी ये तीनों साथ आ जाएं या अलग अलग आ जाएं 0 आएंगे, यानी अगर ये आ जाए 0 के बराबर, ये भी 0, ये भी 0 के बराबर। अब होता क्यों है, ये आई है, ठीक है, और दूसरा भी आई ही आ गया आपके पास, तो 0 क्वांटिटी मिलेगी आपको, कुछ मिल ही नहीं पाएगा वहाँ पर, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर में इसका इफेक्ट होता है, पैरेलल में इसका इफेक्ट 0 रहता है, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब सातवीं बात देख लो, सातवीं बात क्या है कि अगर आई, अब इसको थोड़ा ना समझाना पड़ेगा मुझे, आई जे क्या है ना, हाँ, आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, इसलिए वेक्टर है। याद रखना आई जे का प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, जे के का प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, के आई का प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, लेकिन ये नेगेटिव में भी आते हैं, नेगेटिव में मैक्सिमम भी होते हैं। कैसे, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी चलती है, घड़ी का कांटा जैसे चलता है वो क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ANTI, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको ज़रा इस तरह समझो, मैं पूछूं आपसे आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, बिल्कुल के बराबर होगा। आई क्रॉस जे हमेशा के बराबर आएगा, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी सी के बराबर है ना,
तो इसी तरह से आई क्रॉस जे के बराबर आएगा आपके पास। अब मैं ये पूछूं कि आई क्रॉस जे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप आई से जे के ऊपर आ रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, आई से जे के ऊपर आ रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से मैं पूछूं जे क्रॉस के पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो जे से के अगर मैं जाऊंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगी डायरेक्शन, तो इसीलिए आई भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से पूछूं मैं के क्रॉस आई पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बिल्कुल जे पॉजिटिव आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आप क्लॉकवाइज गए। अब एंटी क्लॉकवाइज की क्या सिचुएशन है? एंटी क्लॉकवाइज के क्रॉस जे ये आएगा नेगेटिव आई। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि आप आई से जे की तरफ जा रहे हो, तो जे से के से जे के पास आ रहे हो, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आई होगा, वो नेगेटिव में होगा। अब इसका मुझे आप बता दो कि जे क्रॉस आई क्या आएगा, ये मुझे आप एक कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आप करते हैं छोटी सी डेरिवेशन। क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इसी क्रॉस प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट सॉल्व करना बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं आपको कहूँ कि ये दो क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, इनको सॉल्व करके दीजिए, आप फ़ौरन से डिटर्मिनेंट ले लेंगे, वो हो भी जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ इनको आप बगैर डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। क्या कहना चाह रहा हूँ ज़रा ये देखो, आपके पास है ए क्रॉस बी, ठीक है। ए वेक्टर आपके पास क्या है? ए एक्स आई, वेक्टर एड ज़रूर लगाना, प्लस ए। मैंने सोचा था ये छुड़वा दूंगा, लेकिन फिर मैंने कहा ये आप लोगों के साथ गलत बात हो जाएगी अगर मैं ये छुड़वाता हूँ, तो इसलिए मैंने फिर इसे करवाने का डिसीजन लिया। थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होगी। ए क्रॉस बी, ठीक है। मैं देख भी लेता हूँ ये चीज़ आपके पास आ रही है या नहीं आ रही। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, उसकी वजह ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोई आसान टॉपिक नहीं है इसलिए। अच्छा, ए एक्स, ठीक है, आई क्या वेक्टर एड, प्लस ए वाई जे, वाई के साथ हमेशा जे आता है, जे के साथ वाई आता है, पता है। ए जेड, अगर छोटा नज़र आ रहा हो तो जूम कर लो, वीडियो की रेजोल्यूशन बढ़ा के जूम कर लो। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आप किसके साथ ले रहे हो? बी के साथ, तो वो इसको और छोटा लिखना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ ना, इस चीज़ को भी मिटा देता हूँ, इस चीज़ को भी मिटा देता हूँ, इस चीज़ को भी मिटा देता हूँ, ताकि ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। ज़रा देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बी के साथ सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे। बी के साथ देखो, ए वेक्टर ये रहा, ये पूरा ए वेक्टर है और ये पूरा बी वेक्टर है। देखो मुझे याद है, मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ, लेकिन मुझे पता है ये क्या होता है, तो मुझे देखो मोबाइल देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। तो आप लोग मेरे साथ समझ लो कि ये किस तरह से होता है, तो आपको भी कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर वेक्टर नहीं बनाना, ये वेक्टर नहीं है, ये एक्सेस है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको म्यूचुअली आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलरली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। थोड़ा सा ये शायद शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, मैं इसको सही करके लिख दूं। थोड़ा सा टाइम आप लोगों का ज़ाया हुआ है, लेकिन मैं इसे सही करके लिख देता हूँ, वरना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये जिस तरह से आ रहा है। मेरा भी ध्यान नहीं रहा कि मैं इसको थोड़ा गलत लिख दिया, गलत से मुराद ऊपर की तरफ करके लिख दिया मैंने इसे। साफ़ सुथरा काम करने की ना मेरी बड़ी आदत है, इस काम हमेशा नीट एंड क्लियर हो। हाँ, अब सही है। अच्छा, अब देखो, पहले आप इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराओगे जैसा कराते हो, तो ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से, ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी वाई से, सॉरी ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से, फिर ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी वाई से, फिर ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी जेड से, फिर ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से, और इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अब ये चीज़ बुक में नहीं थी आप लोगों के लिए, ये मैं अपने पास से नहीं करा रहा हूँ, ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब ज़रा मोबाइल को रखते हैं साइड में, ज़रा सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो ए एक्स और बी एक्स, ठीक है, और साथ ही साथ आई, जैसे हम आई डॉट आई करते थे ना, लेकिन यहाँ डॉट नहीं लेंगे, यहाँ क्रॉस लेंगे, ठीक है, यहाँ क्रॉस है इस तरह से, लेकिन प्रोडक्ट दोनों ब्रैकेट आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, इस तरह से फिर ए वाई से भी मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स प्लस आ गया जो बीच में प्लस है, ए एक्स बी वाई
तो आई क्रॉस जे, ठीक है, ये हो गया। इस तरह ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ बी जेड से, तो आई क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दिया प्लस, ए एक्स मेरा हो गया कंप्लीट। अब मेरा हो गया, अब आएगा मेरा ए वाई मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो ए वाई मल्टीप्लाई हुआ बी एक्स से, तो मेरे पास क्या आया, इसके साथ जे है, तो जे क्रॉस आई, ठीक है। अब बाकी यहाँ से कर रहा हूँ प्लस लगा के, वहाँ जगह ख़त्म हो गई है। अच्छा, ए वाई मेरा मल्टीप्लाई हुआ बी वाई से, तो मेरे पास क्या आया, जे, इसके साथ भी जे है, क्रॉस जे, ठीक है। अच्छा, अब ए वाई मेरा मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 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 ही रहेगा, ए वाई मेरा मल्टीप्लाई हुआ बी जेड से, बी जेड है, बी जेड, तो के, नहीं के क्यों आएगा, जे आएगा, जे क्रॉस के। भाई सब्सक्राइब करना चैनल, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप बोलोगे सर अभी सवाल पूरा किया नहीं और सब्सक्राइब करने का कह रहे हो, तो कर देना भाई सब्सक्राइब। अच्छा, अब इन सब पे ना वेक्टर्स के साइन भी तो बनाने हैं। वेक्टर के साइन बनाने तो हैं सब पे, लेकिन सॉल्व करते हुए नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉल्व करते हुए नहीं बना रहा हूँ, बनाने होता है लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, मैं कहा था बी जेड और फिर बी एक्स ना, तो के और इसके साथ क्या है, क्रॉस आई, ठीक है। अब ये आपको यहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई से हुआ, तो के क्रॉस जे, ए जेड प्लस लगा दिया, ए जेड मेरा मल्टीप्लाई हुआ बी जेड से, तो के क्रॉस के, ठीक है। अब देखो ये आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ये सब मैं वहाँ पर लिख चुका हूँ ऑलरेडी। जो चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी वो भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने पहले क्या लिखा था, के क्रॉस जे, तो माइनस आई आ गया था। फिर मैंने लिखा था आई क्रॉस जे क्रॉस आई, तो ये माइनस, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ना, तो इसलिए माइनस के आ गया। अब इसके बाद रहता था आई क्रॉस के, तो ये माइनस जे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पुट कर दो। देखो आई क्रॉस आई क्या है, मैंने बताया था 0 के बराबर है, तो 0 पुट कर दो। ए क्रॉस बी आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी नहीं, ए एक्स बी एक्स, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा ख़त्म हो जाएगा, प्लस ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे आपके पास के बराबर होता है, ठीक है। ये याद रखना, याद क्या रखना, मैंने बेसिक आपको समझा दिया, आप कुछ भी बना सकते हो। ये न्यूमेरिकल में बहुत, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है आपसे कि के क्रॉस जे किसके बराबर है, तो ये टेक्निक याद रखना। क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, आई जे के बना लेना और फिर समझ जाना। अच्छा, उसके बाद प्लस ए एक्स बी वाई जेड, आई क्रॉस के कहाँ पर है, ये आई क्रॉस के माइनस जे नेगेटिव में आता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया प्लस ए वाई बी एक्स आई जे क्रॉस आई, ये नेगेटिव के आता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो प्लस करके ए वाई बी वाई आई क्रॉस, और सॉरी जे क्रॉस जे है, ये 0 आएगा। देखो जे क्रॉस जे इक्वल टू 0। फिर आ जाओ ए वाई बी जेड जे क्रॉस के ये रहा, जे क्रॉस के आई, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर रहा हूँ वहाँ से मैं, ठीक है। मुझे भी पता है कि वो जे क्रॉस के आई आएगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव वहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया था। के क्रॉस आई पॉजिटिव जे, प्लस लगा दो। अच्छा, ए वाई ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे नेगेटिव आई। अच्छा, अब आ जाओ, ये कर लिया ना हमने, हाँ ये कर लिया, हाँ ए 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। ए जेड बी जेड, देखो के क्रॉस के हम लिख चुके हैं, वहाँ 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख दो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा ये।
आई का वेक्टर, ए का वेक्टर, बी का वेक्टर इक्वल टू वेक्टर वेक्टर। अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है मैंने, गड़बड़ ये कर दी है कि राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब हो गई है। चलो कोई मसला नहीं, नीचे सही कर लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया मैंने, लेकिन समझ जाना। अच्छा तो ये 0 हो गया, इसको 0 लिख दो, प्लस ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ना 1-2 स्टेप कम करके काम करते हैं, ठीक है। आई वालों को आई वालों के साथ लिख दो, जे वालों को जे वाले के साथ लिख दो। देखो इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, इन दोनों को एक साथ लिख दो। पहले पॉजिटिव वाला लिखना, फिर नेगेटिव वाला लिखना। ये 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए एक्स बी एक्स 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए वाई बी जेड आई नेगेटिव बी ए जेड बी वाई, ठीक है। आई माइनस प्लस माइनस हो गया। अब जे वालों को साथ लिख दो, पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख देना, फिर नेगेटिव वाली टर्म लिख देना। प्लस ए जेड बी एक्स जे माइनस प्लस माइनस ए एक्स बी जेड जे, ठीक है। अब z वालों को एक साथ लिख दो, पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख देना, और के वालों को पॉजिटिव के, वेयर इज द नेगेटिव के, ये रहा नेगेटिव के। तो यहाँ प्लस लगा दो, प्लस ही आएगा ना। ए एक्स बी वाई के, देखो एक गलती हो रही है, वेक्टर हेड कहाँ है सबके, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस ए वाई बी एक्स के। तो बाकी काम हम नमाज के और अजान के बाद करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा इसको आगे लेके चलने से पहले एक बात बता दूँ, मैं मानता हूँ लेक्चर जो है ना वो 37 मिनट का हो चुका है, लेकिन देखो मैं कोई भी फजूल बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम वही बातें कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझाने की हैं। ये चीज़ आपको बुक में उन्होंने सिर्फ ये स्टेप लिखा और डायरेक्ट फिर आंसर लिख दिया, बाकी की ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं लिख के दी थी, तो आपको ये समझ ही नहीं आना था क्या हुआ हुआ है। तो एज अ टीचर ये मेरा काम था कि मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं, तो आप लोग भी याद रखिएगा कैसे कर रहा हूँ, इसी तरह पेपर में करिएगा, ये आ सकता है। और ग्रुप में ऐड हो जाएं, ग्रुप की फ़ीस 2000 सालाना है, आखिर में बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें ग्रुप में मिलेंगी, ठीक है। और नहीं भी बताऊँ तो भी ऐड हो जाना, क्योंकि देखो आप लोग यकीन मानो ये जितनी भी मेहनत हम करते हैं ना, ये जो घंटे हमारे घंटों लाइटें जलती रहती हैं, घंटों ये इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम चलता रहता है, ये कैसे चलता है, ये 50, 60, 80 हज़ार रुपये बिल ये कहाँ से निकलता है, ये सब आप लोग जो ग्रुप में ऐड होते हो ये वहीं से आता है, ठीक है। यूट्यूब से कोई इतनी बड़ी रकम नहीं आ रही होती है कि मैं ये पूरा सिस्टम इतना तेज़ चला सकूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होगे। अच्छा अब ए क्रॉस बी क्रॉस कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं फाइनल। तो आई को कॉमन निकाल लो, अब आंसर आ गया आपका ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कॉमन आ गया, ठीक है। देखो इधर भी है इधर भी है, कॉमन बाहर निकाल लो ना। तो प्लस ए वाई तो जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस, अब मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया तो इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ लिखना पड़ेगा जो बच गया है। अच्छा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और के कॉमन निकल गया वेक्टर एक्स, तो ये आंसर है आपका फाइनल। तो ये जो इन्होंने डायरेक्ट कर दिया था ना, इसके पीछे इतना बड़ा सोल्यूशन लिखना था हमें, जो कि नहीं था। अब वेरीफाई करता है ठीक किया है गलत किया है। हाँ ए एक्स बी सॉरी ए वाई, मैं भी टेंशन में आ गया, ये क्या गलत कैसे हो गया। ए वाई बी जेड ठीक है, माइनस ए जेड बी वाई बिल्कुल ठीक है, प्लस आई से आई आएगा फिर उसके प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे के प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। देखा मेहनत की तो उसका सिला मिला ना कि ये आंसर बिल्कुल ठीक निकाला मैंने। आप भी मेहनत करो, इंशाल्लाह आपका भी आंसर ठीक आएगा। अच्छा अब देखो ये तो बड़ा ही हार्ड तरीका है दो वेक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई करने का। आसान तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट ले लेना। अब समझ में आया कि मैं क्या कहता था कि फ़िज़िक्स में आ जाओ मैं बता दूंगा भाई क्या हो रहा है, मैथ में मुश्किल है बताना। तो फिज़िक्स जब ही कहता था अगर आप चाहते हो दो वेक्टरों को आपस में सॉल्व करना, ए क्रॉस बी को आपस में सॉल्व करना चाहते हो और ये इतना बड़ा स्टेप नहीं करना चाहते, तो सिंपल क्या करो, डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है, डिटर्मिनेंट ले लो। अब डिटर्मिनेंट कैसे लोगे कि सी वेक्टर आएगा आपके पास,
ऐसे भी लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी आएगा आपके पास, वो आई क्रॉस बी तो सी के बराबर है ना, ये सी वेक्टर आएगा। इसको कैसे लोगे कि आई वेक्टर कैप नहीं लगाया हुआ, ठीक है, जे वेक्टर के वेक्टर, ठीक है। अब ए के साथ जो चीज़ मौजूद है, ए एक्स को यहाँ पे लिख दो, फिर ए वाई को यहाँ पे लिख दो, ए जेड को यहाँ पे लिख दो, बी एक्स को यहाँ पे लिख दो, बी वाई को यहाँ पे लिख दो, बी जेड को यहाँ पे लिख दो, ऐसे कर लो, देख रहे हो, ये और आसान हो जाएगा। तो ये सी वेक्टर ही आपको देगा, और इन्होंने ऐसे नहीं बताया भाई, इन्होंने सिर्फ ए क्रॉस बी लिख दिया था उसको, लेकिन वो ए क्रॉस बी सी वेक्टर ही तो बना रहा है ना हमारे पास मिलके, तो इसको ऐसे कर लो। आई होप समझ गए होगे, और मैं उम्मीद करता हूँ माइनस के ही कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, बदलना मत अगर कोई गलत वलत लिख दिया है तो। अच्छा, अब आओ ज़रा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल है बेसिकली, इन्होंने अलग से नहीं लिख के दी, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ये न्यूमेरिकल है इसका, न्यूमेरिकल, ठीक है। कहते क्या है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, अब देखो मैं वेक्टर प्रोडक्ट को थोड़ा सा ड्रॉ करके भी समझाता हूँ। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी वो जिस पर फोर्स लगाएं तो वो शेप तब्दील ना करे, अपने आप को तब्दील ना करे, उसकी लेंथ तब्दील ना हो। फॉर एग्जाम्पल पाना, आपके पास एक पाना है, आई होप मैंने अच्छा सा बनाया, ये एक पाना है। अब इस पर आप फोर्स लगाते हो तो क्या ये मुड़ जाता है? नहीं, ये सही रहता है। अगर मुड़ जाएगा तो बेकार है। तो जब ये नहीं मुड़ता, बिल्कुल सही रहता है, तो उसे रिजिड बॉडी कहा जाता है, कि जब आप फोर्स लगाओ उसकी लेंथ में कोई फ़र्क ना पड़े, वो मुड़े उड़े ना, तो वो रिजिड बॉडी है। एट अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आर, उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास आर है। अच्छा, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है आपको, और टू फाइंड क्या करना है, ठीक है। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द एक्सिस अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स, देन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये बेसिकली टॉर्क की डेफिनेशन इन्होंने लिख दी थी, कि जब आपके पास एक मूवमेंट आर्म हो और आप एक फोर्स लगा रहे हो, तो उस फोर्स को लगाने से एक टॉर्क पैदा होता है, और वो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं ज़रा बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपके पास फिर वही एक नट आ गया हमारा, जो कि हमें पहले बनाने में बड़ा मुश्किल हो रही थी, फिर गलत बन रहा है, अब सही बनेगा, अब आ गया मुझे बनाना, हाँ देखो अब सही बना है। नट है ये आपके पास एक, इस नट के ऊपर एक पाना लगा दिया आपने, क्योंकि इसे आप खोलना चाह रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है साफ़ सुथरा बनाने में, ठीक है। ये पाना लगा दिया आपने। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, इसे मूवमेंट आर्म आर कहा जाता है, ठीक है। इसे मूवमेंट आर्म आर कहा जाता है। यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जो कि मैं नीचे करके बना देता हूँ, ठीक है, इसे आर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप क्या लगाते हो, फोर्स, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाते हो, उस डायरेक्शन में लगाते हो ना। तो मूवमेंट आर्म, देखो मूवमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, और ये टॉर्क पैदा होता है, टॉर्क पैदा होता है, यानी नट बाहर आता है निकल के, तो एक क्वांटिटी पैदा होती है टॉर्क। तो देख रहे हो कि आर और एफ ये टॉर्क पैदा कर रहे हैं, और आर क्या है, एफ के परपेंडिकुलर है ना। अब वो टॉर्क क्या है, जो वो आप रोटेशन पैदा कर रहे हो ना, वो टॉर्क है, वो रोटेशन, वो मूवमेंट, वो टॉर्क है। और उस सिचुएशन में नट कहाँ की तरफ आता है, बाहर की तरफ। नट भी परपेंडिकुलर है, नट का बाहर आना किसके परपेंडिकुलर है, एफ के भी परपेंडिकुलर होता है। नट का बाहर आना मूवमेंट आर्म के भी परपेंडिकुलर होता है। कभी देखा है ना नट खोलते हुए, तो वो बाहर की तरफ आता है, फोर्स उस तरफ लग रही होती है, मूवमेंट आर्म सीधे की तरफ होता है, तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसको ज़रा सॉल्व भी कर लें। हाँ, कहते हैं लेट कंसीडर द फोर्स। फोर्स कितनी है आपके पास, फोर्स है 5 न्यूटन की। इस परपेंडिकुलरली एच ऑफ डोर टू ओपन इट। अच्छा, यहाँ पर ना ये डोर की एग्जाम्पल दी है, तो अब डोर की एग्जाम्पल ये है कि डोर ही दिखाना पड़ेगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज, द डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। फॉर्मूले से तो बहुत आसानी है भाई सॉल्व करना, मीटर। तो कहते हैं टॉर्क क्या होगी, कैलकुलेट द प्रोडक्ट, टॉर्क प्रोडक्ट, यानी टॉर्क आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और रेडियस का, फोर्स का और मूवमेंट आर्म का। यहाँ आर रेडियस नहीं है, मूवमेंट आर्म है। फॉर्मूला क्या था, आर क्रॉस एफ लिखना, एफ क्रॉस आर नहीं लिखना, मायने बदल जाएंगे, क्योंकि ये वो नहीं ऑबे कर रहा कम्यूटेटिव लॉ। तो 2 × 5। अब मैं साइन थीटा क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो दरवाज़ा होता है इस तरह होता है ना, ये देखो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा जो डोर है वो
एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ना, यूँ बंद होता है यूँ खुल जाता है, तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए मैं साइन थीटा नहीं लगा रहा हूँ, और अगर लगाता भी तो साइन थीटा 90 आता है आपके पास, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो टॉर्क कितनी आ रही है आपके पास, 10 न्यूटन मीटर की। इसको जूल नहीं लिखिएगा, इसको न्यूटन मीटर ही लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए ना, न्यूटन मीटर, मीटर न्यूटन नहीं लिखना, न्यूटन मीटर लिखना। तो ये हो गया हमारा। आप आ जाओ, पोजीशन वेक्टर समझ लो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ लो। इसमें काफ़ी टॉपिक थे भाई, काफ़ी मेहनत लग गई इसको समझाने में, लेकिन चलो हो गया। देखो पोजीशन वेक्टर क्या है, लिख देता हूँ मैं पहले, पोजीशन वेक्टर, और उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जाता है, वेक्टर। अच्छा देखो, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है आपके पास, सीधा सीधा इसको इस तरह समझो कि आपके पास ये एक्सिस है, एक्सिस में यहाँ पर एक पॉइंट है, तो पोजीशन बताने के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल होता है उसे आप बोलते हो पोजीशन वेक्टर, और इसे आप जो है वो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हो। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन में होगा, यानी रेक्टेंगुलर प्लेन में होगा आपके पास, तो इसका एक वैल्यू भी होगी जो कि होगी आपके पास 1 2 3, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो नंबर 1 2 3 रख लिया। तो इसको आप बताओगे ओरिजिन से शुरू हो रहा है आर, तो ये आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है। अब इसको लिखते कैसे हैं कि आर वेक्टर, क्योंकि आर से डिनोट होता है पोजीशन वेक्टर, तो एक्स आई प्लस वाई जे, जे यूनिट वेक्टर है, प्लस जेड के। देखो ये एक्स वाई जेड ये एक्सेसेस हैं, और आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ वेक्टर आर विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द पोजीशन पी इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर कैन बी राइटन इन टर्म ऑफ कंपोनेंट एज शो इन फिगर, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इन्होंने ना थोड़ा सा अलग करके लिखा है, इन्होंने ना इसको ऐसे लिखा है आर एक्स, तो कोई मसला नहीं है, ऐसे लिख लो, आर वाई और जे, आर जेड और के, ऐसे लिख लो। अब इसके ऊपर ये लगाना होगा आपने, ठीक है। तो ये था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ कि ग्राफ में आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए जो वेक्टर बनता है, लाइन जो बनती है, उसे आप पोजीशन वेक्टर बोलते हो। इसी पोजीशन वेक्टर को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी को कॉल किया जाता है। अच्छा, इसको मिटा दूँ, आई होप लिख तो लिया होगा। इसको मिटाने से अच्छा मैं इसी को मिटा देता हूँ, ताकि थोड़ा बोर्ड हमारा भरा भरा रहे, ऐसा लगे तो हमने कुछ पढ़ा है। अच्छा, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैक्सिमम आएगी जब भी ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, मैं डॉट प्रोडक्ट समझ रहा था। जब भी ए और बी एक दूसरे के, ये लिख लेना ऐसी, ए और बी जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो आपके पास ए क्रॉस बी साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 0। पैरेलल में आपके पास एंगल 0 आता है, ठीक है, पैरेलल लिख लो, पैरेलल। तो ए क्रॉस बी जो है वो आपके पास आएगा 0, ठीक है, 0 आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा वो भी मतलब डिक्टेट भी कर देता हूँ और इसको चला भी दूंगा। when vector A and B are parallel to each other, the resultant of these two vector is 0। ये समझ गए ना, इस तरह हो रहा है इसका जवाब। इसका जवाब मैं नीचे लिख के चला दूंगा, फिर बोल रहा हूँ मैं, और जो मैंने डिक्टेट किया वो लिख भी लेना। अच्छा, अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये 40 मिनट से ऊपर का हो गया लेक्चर, बस ये आखिरी है, फिर इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, तो न्यूमेरिकल है आपके पास, इसमें गिवन डेटा देख लो क्या दिया हुआ है, और फिर 2 फाइंड करते हैं इसमें कुछ, ठीक है। कहते हैं इफ़ वेक्टर ए हैज़ कॉम्पोनेंट, ए वेक्टर आपके पास क्या है 2
-3 4, याद रखना ये 2 3 4 ये इसके 2 3 5 ये इसके कॉम्पोनेंट हैं जो हमने अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। बी वेक्टर क्या है आपके पास, बी हैज़ कॉम्पोनेंट -1 4 2। अच्छा, व्हाट इज़ देयर डॉट प्रोडक्ट। अच्छा देख लो, अब ये डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कह रहा है, तो मैं डॉट प्रोडक्ट ही पता करूंगा इसका, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करूंगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि सही लिखा है ना हमने। 2 -3 5 -1 4 2। चलो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालकर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ए को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2i माइनस, क्योंकि प्लस आना चाहिए था लेकिन वो माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 3j प्लस 5k, ये हो गया। अच्छा, अब -1i, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, 4j प्लस 2k, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना, उन्होंने कहा डॉट प्रोडक्ट लो, तो a डॉट बी होता है वो। अब a डॉट बी कर दो, 2i माइनस 3j प्लस 5k, डॉट प्रोडक्ट ले लिया आपने किसके साथ, i। देखो 1i लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ i लिखो, -i है, ठीक है, प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सिर्फ i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई, j वाले को j से, k को k से, इसके अलावा और किसी को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -2 i डॉट i, ठीक है। -1 था वहाँ पर, -i नहीं था, याद रखना, क्या पता आप इसके साथ माइनस लगा दो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस प्लस माइनस 12 j डॉट j, अच्छा, प्लस 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 10 k डॉट k, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात पता है i डॉट i 1 के बराबर होता है, j डॉट j 1 के बराबर होता है, k डॉट k 1 के बराबर होता है। तो -2 1, -12 1, प्लस 10 1, a डॉट b लिख लेते हैं। तो -2 -12 माइनस प्लस 10, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपके पास, ये नेगेटिव में आ रहा है। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, -2, तो -2 -2 -4 आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। ये आपका -4 हो गया, ये आंसर है। तो मैंने कहा था ना मैं सॉल्व करा दूंगा, तो मैंने सॉल्व करा दिया। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके आप आइंदा के बाद जितने भी चीज़ें कराऊंगा, सबके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ ही साथ करा दिया करूँगा, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। -4 हमारा आंसर आ गया, ये हमारा जवाब हो गया। तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लेना। याद रखना उन्होंने डॉट प्रोडक्ट कहा था, इसलिए डॉट प्रोडक्ट लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट कहते तो क्रॉस लेता। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड कर दूँगा। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ताकि आप लोगों को वहाँ भी मटेरियल मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में।